तमाम नाज़रीन और सामाईन का प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद खुर्रम रज़ा, आपका मेज़बान, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं जनाब सौरभ कुमार शाही साहब, जो आलमी शोहरत याफ्ता हैं और आलमी इश्यूज़ पर, आलमी मामलात पर तज़किया करते हैं। मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहूँगा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो यू टर्न लिया है, यानी कि एप्स्टीन फ़ाइल का इजरा करने के बारे में कहा है, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? जी शुक्रिया। देखिए, ये जो ट्रंप का गैम्बिट है, ये एप्स्टीन फ़ाइल को लेके, ये बड़ा हिलेरियस है। इनफैक्ट अभी तक आपको याद होगा कि पिछले कई महीनों से ट्रंप ये चाह रहे थे कि किसी तरह से ये एप्स्टीन वाला मामला ख़त्म हो जाए। यानी मैंने वो एक हवाला भी दिया था पहले कि शेर की सवारी करके वो सत्ता में तो आ गए। ये शेर जो था, यहाँ एप्स्टीन मामला था। अब मागा जो उनका बेस है, उसमें ये शेर जो मागा है, उस पर आपने एप्स्टीन पे उस पर आपने सवारी कर ली। सवारी करके आप सत्ता में तो आ गए, लेकिन अब जब सत्ता में आ गए हैं, शेर का आपने यूज़ कर लिया, तो शेर भी तो आपका यूज़ करेगा, वो भी तो गोश्त मांगेगा। अब मसला ये है कि इनके जो सपोर्टर्स हैं मागा, जिनके बदौलत ये सत्ता में आए हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो मुतमईन नहीं हैं एप्स्टीन के मामले को लेके, और वो चाहते थे कि चूँकि उनको ये पूरा का पूरा यकीन था कि एक कोई ऐसी लिस्ट सी बनी हुई है जिसमें उनके क्लाइंट्स के नाम है, यानी एप्स्टीन का जो सर्विस लेते थे जो भी क्लाइंट्स हैं उनके नाम है। उनको ये लगता था कि ऐसी कोई एक लिस्ट बनी हुई है, तो वो चाहते थे कि आप उस लिस्ट को जो है वो खोल के रखें सबके सामने में। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब आई है, तब से उसको ये डर था कि देखें, मुझे अभी भी नहीं लगता कि ट्रंप के ख़िलाफ़ डायरेक्ट कोई एविडेंस है, यानी ट्रंप किसी तरह के काम, इस तरह के किसी उसमें मुलव्विस है, उसका डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है। क्योंकि अगर उस तरह का कोई डायरेक्ट एविडेंस होता, डायरेक्ट होता, तो अभी तक डेमोक्रेटिक पार्टी जब बाइडन जब सत्ता में आए थे, तो उन्होंने इनका करियर जो है वो फिनिश कर दिया, तो इनकी सियासी कैरियर जो है वो इनकी ख़त्म हो गई होती। लेकिन जिसको कहते हैं कि इन्फ्रेंसेस वगैरह बहुत हैं, यानी इशारों में बहुत सारी बातें जो है कही गई हैं, और उससे यानी मोरल डैमेज जिसको कहते हैं, इमेज का डैमेज जो है वो ट्रंप के होने की चांस है। ट्रंप ने वो फाइल देखी होगी, उस पर ये चीज़ें उसने देखी होंगी, क्योंकि जो ट्रंप की अटॉर्नी जनरल है पैम बॉन्डी, उन्होंने उनको फाइल्स दिखाई होगी या उनको बताया होगा कि फाइल्स में आपके नाम से भी ये तमाम चीज़ें हैं। तो वो नहीं चाहती होंगी कि ये ओपन हो, ट्रंप नहीं चाहते थे, लेकिन लोग मानने को रेडी नहीं थे। लोग बार बार ये कह रहे थे कि अब जाहिर है कि वो ये भी एक्यूज़ करने लगे कि पैम बॉन्डी और ट्रंप और ये लोग उस चीज़ को छुपा रहे हैं। तो इसको लेके एक जिसको कहते हैं कसीदगी ऑलरेडी देखी जा रही थी इनके सपोर्टर्स में। तो अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वहाँ के जो वहाँ के आइन है उसके हिसाब से अगर देखें तो कांग्रेस में 218 वोट जो हैं वो चाहिए होते हैं, सिग्नेचर चाहिए होते हैं कांग्रेस को वोट के लिए प्रेशराइज़ करने के लिए। यानी 435 जो है स्ट्रेंथ है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, तो उसमें अगर आधी 218 लोगों ने सिग्नेचर कर दिया, तो फिर हाउस जो है उसको डिबेट करानी पड़ती है, उसको वोटिंग करानी पड़ती है। अब उसके जो लीडर हैं, जो स्पीकर हैं जॉनसन साहब, वो ट्रंप के सहयोगी हैं, वो नहीं चाहते थे कि ये नौबत आए, तो बहुत दिनों से टाल रहे थे। लेकिन अब 218 सिग्नेचर हो गए। अब जब 218 सिग्नेचर हो गए, तो फिर जॉनसन साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको फिर आपको यानी फाइल्स जो हैं वो खोलनी ही पड़ती। तो अब ट्रंप को लगा कि जब ये हो ही रहा है, मेरे कहने पे भी, मेरे बार बार विरोध करने पे भी जब ये फाइल खुली रही है, तो अब भाई बहती गंगा में हाथ धो लो, अब इसमें रोकने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि मैं जितना मना करूँगा, अब मेरे खुद के सपोर्टर्स में उतना शक बढ़ता जाएगा कि ज़रूर इसमें मैं कहीं ना कहीं मुलव्विस हूँ, और वो नहीं चाहते कि ये इमेज उनका जो है वो प्रोलॉन्ग्ड इमेज जो है वो बन के रह जाए। तो ये मैं यहाँ पे यही रीज़न है कि इन्होंने ये पलटी मारी है। इस सारे मामलात के अमरीकी सियासत पर क्या असर पड़ेंगे? देखिए, अमेरिकी सियासत पे इसका इफ़ेक्ट शॉर्ट टर्म में पहले देखना होगा कि अभी क्या फाइल्स हैं। देखिए, फाइल तो पास हो, अब तो वो यानी वोट में तो पास हो गया। सिर्फ एक ही ऐसे कांग्रेसमैन थे जिसने इसका विरोध किया, बाकी सबने
इसके हक़ में कहा, तो अब तो फ़ाइल तो निकलेगी। अब निकलेगी तो इसमें जर्नलिस्ट जो हैं हर दिन देखेंगे, छानबीन करेंगे, ऑडियो हैं, वीडियोज़ हैं, इसमें कई हफ़्ते लगेंगे, इसमें छोटी छोटी चीज़ें निकल के आती रहेंगी। और जब तक ये आती रहेगी तब तक मुद्दा गर्म रहेगा। ट्रंप इसको किस तरह से डील करते हैं ये देखना होगा। पहले तो ये देखना होगा कि इसमें क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। डायरेक्ट एविडेंस कोई है नहीं है, मुझे नहीं लगता है, जैसे मैंने बार बार कहा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट एविडेंस होगा, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इसमें बहुत हो सकते हैं। इशारों इशारों में बहुत चीज़ें इसमें बोली जा सकती है। तो अब वो चीज़ें जब बाहर आएंगी तो उसको ट्रंप किस तरीके से डील करते हैं ये भी उनके स्किल को दिखाएगा कि क्या इसको लोग भूल जाएंगे। देखें ना, ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो गई है कि ये सेल्फ फुलफिलिंग हो गई है, सेल्फ फीडिंग हो गई है। यानी ये ऐसा हो रहा है कि लोग, आप इसमें कितना भी उनको दे दें निकाल के, उनको लगता है कि इसमें कुछ बचा हुआ, और इसके पीछे रीज़न है जिस तरह से इसको छुपाया गया, जिन सर्कमस्टांसेस में मौत हुई जेफरी एप्स्टीन की, वो तमाम चीज़ें इसके पीछे वो बेसिकली ये इशारा करती है कि कुछ एक लीपा पोती, कोई एक कुछ छुपाने की कोई पोशीदा कुछ कोशिश जो है हुई है। अब देखना है ये कि उसको किस तरह से ये टैकल करते हैं। जहाँ तक डेमोक्रेट का सवाल है तो जाहिर है कि क्लिंटन फैमिली का उसमें नाम कुछ ना कुछ, उनके भी खिलाफ भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होंगे, क्योंकि बिल क्लिंटन के बड़े अंतरंग संबंध जो हैं वो रहे हैं इनके साथ, जेफरी एप्स्टीन के साथ, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के रहे थे। और भी जो लिबरल क्लास है अमेरिका का, क्योंकि ये ना भूले कि जेफरी एप्स्टीन एक तरीके से डेमोक्रेट थे, लिबरल थे, तो लिबरल्स में उनका उठना बैठना ज़्यादा था, तो जाहिर है कि लिबरल्स के नाम इसमें ज़्यादा निकलेंगे। बड़े बड़े इसमें साइंसदान, इसमें प्रोफेसर, इसमें तमाम इस तरह के लोग हैं, इनके नाम निकलेंगे। अब वो जो फॉल आउट होता है वो इस पे होता है कि कितने लोग हैं। अगर तो सिर्फ डेमोक्रेट ही ज़्यादा हैं तो बड़ा हंगामा होगा, डेमोक्रेट की मिट्टी पलीद होगी, रिपब्लिकन्स के पास हमला करने का मौका मिलेगा। अगर ट्रंप और उनके लोगों के ख़िलाफ़ हैं ज़्यादा तो फिर डेमोक्रेट को हमला करने का मिलेगा। अगर दोनों के ख़िलाफ़ हैं, जिसकी कि मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों तरफ के लोगों के ख़िलाफ़ इसमें काफ़ी चीज़ें निकल के आई होंगी, हालांकि डेमोक्रेट्स के ख़िलाफ़ ज़्यादा होंगी, लेकिन अगर दोनों की हो गई तो फिर ये मामला दब जाएगा। फिर वही हमाम में सब नंगे वाली बात हो जाएगी, सब कहेंगे अरे इसमें सब के सब मुलविस हैं, तो फिर क्या किया जाए। सौरभ साहब, इस हकीकत पर रोशनी डालें कि जेफरी एप्स्टीन पर क्या क्या इल्ज़ामात हैं। देखिए, जेफरी एप्स्टीन पे कई चार्जेस हैं। जो प्राइमरी चार्ज है वो रेप का है, और नाबालिग लड़कियों से जो जिनसी ताल्लुकात हैं वो बनाने के उन पे चार्जेस लगे हुए हैं। ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगे हुए हैं, यानी कम उम्र लड़कियों को एक तरीके से इस धंधे में, यानी जिस्म फरोशी के धंधे में उनको उतारना और उनको धकेलना, उनको बरगलाना। तो जो जितने भी चार्जेस हैं वो इसी अराउंड लगे हुए हैं, यानी नाबालिग लड़कियों से जिनसी ताल्लुकात, जो कि रेप के श्रेणी में आता है। उसके अलावा रिक्रूटमेंट का, यानी सॉलिसिटिंग के चार्जेस उन पे लगे हुए हैं, यानी नाबालिग और बालिग लड़कियों को सॉलिसिट करना, इस धंधे में शामिल करवाना। छोटे चार्जेस में ऑफ कोर्स पिंपिंग जैसी भी चीज़ें हैं। दूसरा, इन्फ्लुएंस बाइंग के चार्जेस लगे हुए हैं, यानी इनको लेके दूसरे को ब्लैकमेल करना। हालांकि उसमें जो प्राइमरी चीज़ है जो मोसाद के लिए वो करते थे, या जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है इज़राइल का अमान, उसके लिए जो वो ब्लैकमेल करते थे, उसके बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन और बाकी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जो चार्जेस थे। यानी चार्जेस इस तरह के थे कि अगर ये प्रूव हो जाते तो वो साल दर साल वो जेल में रहते। जमानत वमानत की कोई इसमें गुंजाइश नहीं बचती, ज़मानत की तो गुंजाइश नहीं बचती। जो एक बार सज़ा हो जाती है और फिर पैरोल वगैरह का जो चांसेस होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि फिर आप सेक्सुअल ऑफेंडर, अमेरिका में एक रजिस्ट्री होती है, रजिस्टर होता है मोहल्ले के, जो इस तरह के जो सेक्सुअल ऑफेंडर होते हैं उनका नाम उसमें चला जाता है। जो वैसी है, जो हमारे यहाँ जो मोहल्ले के कंटुट्टों के नाम होते हैं ना, चुनाव से पहले देखिएगा कभी कहीं भी कोई रायशुमारी हो रही होगी तो उससे पहले पुलिस जो है उन कंटुट्टों को उठा लेता है या उनको तरीपार कर देता है। तो इस तरह से वहाँ भी होता है, जो ऑफेंडर हैं उनके नाम जो हैं आपको उस लिस्ट में शामिल रहते हैं। तो अगर इनका नाम उसमें चला जाता तो पैरोल वगैरह के भी इनके चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। एप्स्टीन के मौत के हवाले से क्या हकीकतें मौजूद हैं? देखिए, उनके डेथ के अराउंड जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं और जो फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स चीज़ों को साफ़ करने के से ज़्यादा जो है उसको और धुंधला करते हैं।
जिन सरकमस्टांसेस में इनकी डेथ हुई वो जो कोई छोटा मोटा जेल नहीं था, वो हाई सिक्योरिटी प्रिजन था, उसके एक हाई सिक्योरिटी सेल में ये मौजूद थे और वहाँ ये कह रहे हैं कि इन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है। अब जिस वक्त वो दिन में 1 मिनट या कुछ मिनट के लिए वो जो वीडियो जो होती है वो बंद है, हालांकि लोगों का कहना है कि वो हर दिन वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए वो कुछ मिनट के लिए वो वीडियो बंद होती थी, वो ऑटो मेंटेनेंस होता है, वो जो सीसीटीवी कैमरा होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी तो है कि अगर वो हर दिन उसी वक्त बंद होती है तो अगर किसी ने उनको मारा है या मरवाया है तो उसको ये पता तो होगा कि इस वक्त ये कैमरा बंद रहता है, तो मेरे पास ये 2.5 से 3 मिनट का वक्त है जिसमें मैं अंदर घुस जाऊँ और उसका सुसाइड कर लें। जो गार्ड वहाँ रखा हुआ था वो कह रहे हैं कि वो सेल की तरफ देख नहीं रहा था, वो अपना कुछ फ़ोन पे कर रहा था, पता नहीं किताबें, वो शॉपिंग कर रहा था अमेजॉन पे इस तरह की बातें। तो ये हालांकि जिसको कहते हैं कि पूरा का पूरा जो एलीट है वो मुतफ़क़ अलैह है इसमें कि सुसाइड किया है, क्योंकि सबके नाम उसमें आने। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसका क्रिटिकल एनालाइज करेंगे तो ये किसी भी सूरत से मुझे नेचुरल डेथ जैसी कोई चीज़ यहाँ नज़र नहीं आती है। और मुझे नज़र नहीं आती है, कई लोगों को ये चीज़ नज़र उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ तो पर्देदारी है, ये इतना सीधा सटीक ये मामला नहीं है, कुछ तो पर्देदारी हुई है। क्या है, कितनी है पर्देदारी, क्या छुपाया जा रहा है और क्या एविडेंसेस हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। जब तक रिपब्लिकन्स सत्ता में नहीं थे तो वो बार बार ये कहते थे कि वो आएंगे तो इस पे भी वो इसका भी पर्दाफाश करेंगे, लेकिन एक बार जब वो सत्ता में आ गए तो उसके बाद पैम बॉन्डी खुद ही ऑन रिकॉर्ड आके कह रही हैं, अटॉर्नी जनरल जो हैं, कि इसमें कुछ विशेष जो है ऐसा है नहीं। तो अब वही बात है कि कैसे पता चलेगा, अगर हमाम में सभी नंगे हैं फिर तो कभी नहीं पता चलेगा कि ये मर्डर था या क्या था। सौरभ साहब, मुझे ये बताएं कि एप्स्टीन फाइल केस से अमेरिका की सियासी और माशी अशराफिया पर किस तरह का किरदार पर किस तरह के असर पड़े हैं, उनकी किरदार कशी किस तरह हुई है? देखिए, एलीट्स जो हैं अमेरिका के, उस पर असर, जैसा मैंने पहले भी अभी आपको बताया कि ये इस पे डिपेंड करता है कि किन के नाम है। ये बात एक एलीट्स को लेके जो लोगों में आप कह सकते हैं कि एक शक जो है वो अब परमानेंट हो जाएगा। उनको हो सकता है कि जो आरोप लगे हों एलीट्स पे, पॉलिटिकल एलीट्स पे, इकोनॉमिक एलीट्स पे, उसमें से कुछ चीज़ें सच हो, कुछ चीज़ें झूठ हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन बात ये है कि जिस तरह से इस पर पर्देदारी की कोशिश की गई है तो उससे लोगों को ये लगता है कि हर चीज़ सच है। शायद अगर कोई 50% सच होता तो आज लोग 100% जो एक्यूजेशन है उसको सच मान रहे हैं। तो एलीट्स का एक इमेज बीटिंग तो अमेरिका में हुआ ही है, और वो बार बार जो सर्वेज होती हैं, जो अच्छी कंपनीज जैसे प्यू है और गैलप है, ये सब अपने सर्वे करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि बाज़ वक़ात जो दोनों पार्टीज़ हैं उनकी अप्रूवल रेटिंग 50% से कम होती है। यानी डेमोक्रेट को भी 50 से कम लोग पसंद कर रहे होते हैं और रिपब्लिकन को भी 50% से कम लोग पसंद कर रहे होते हैं। यानी एक जनरल हेटरेड, एक जनरल डिसगस्ट जिसको कहते हैं, वो एलीट्स के अगेंस्ट में दिखता है अमेरिका में। वो आजकल इनफैक्ट जो इंस्टीट्यूशंस के सर्वे होते हैं जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, आर्मी है, कांग्रेस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, सीनेट है, इनमें से उनकी जो होती हैं उसमें भी ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट और ये सब जो हैं, इनके लिए जो अप्रूवल रेटिंग लोगों की है वो बहुत कम होती जा रही है। यानी ओवरऑल एक क्राइसिस सा नज़र आता है अमेरिका के पॉलिटिकल क्लास में। ये पॉलिटिकल एलीट्स या जो इकोनॉमिक एलीट्स हैं उसमें एक उनका इमेज का एक क्राइसिस जो है वो परपेचुएट यहाँ पे होता हुआ दिखता है। तो इसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस होंगे कि धीरे धीरे लोग ज़्यादा डीपॉलिटिसाइज्ड होते जाएंगे। अच्छा ये होगा कि फिर ज़ोहरान ममदानी जैसे लोग आएंगे जो लोगों के बीच उठ के आ रहे हैं, जो एलीट्स नहीं हैं। लेकिन बुरा ये होगा कि लोगों का एतमाद ये पॉलिटिकल सिस्टम पे उठता जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एलन मस्क ने ये मामला क्यों उठाया था? एलन मस्क देखें, उनका मेन इंटरेस्ट ये था कि वो नाराज़ करना चाहते थे, राइल अप करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप को, और वो तबका रिपब्लिकन पार्टी का जो डोनाल्ड ट्रंप से
नाखुश था एप्स्टीन फाइल को लेके, उसको अपनी तरफ खींचना चाहते थे, क्योंकि इनको ये लगता था कि मैं भी एक पार्टी बना लूँ या मैं उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करूँ जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में कैंडिडेट खड़ा हो, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में जो प्राइमरीज में कैंडिडेट खड़ा होते हैं रिपब्लिकन पार्टी के ही चैलेंजर्स, उनको मैं सपोर्ट करूँ। तो वो इस माहौल का फ़ायदा उठाना चाहते थे। तो जाहिर है कि ये माहौल, इसमें सबसे बड़ा माहौल क्या था? माहौल तो सबसे बड़ा यही था कि जेफरी एप्स्टीन के फाइल का क्या होना है, तो उसको कैपिटलाइज़ करना चाहते थे। कोई बहुत सीरियस स्ट्रेटजी नहीं, बहुत सीरियस स्ट्रेटजिस्ट हैं भी नहीं वो, लेकिन हाँ, मतलब मोमेंटरली आपने डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा भी किया और वो सपोर्ट बेस उसको कहीं अपनी तरफ आपने आकर्षित भी किया। तो ये मोमेंटरली था, पर इसका कोई लॉन्ग टर्म मुझे इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिखता। दूसरा अहम मौजू जिस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ वो है जापान और चाइना का जारी तनाज़े। इसमें ताइवान की क्या अहमियत है? देखिए, जापान चाइना कशीदगी जो है ये बढ़ गई है। मैं अभी चाइना में हूँ और यहाँ लगातार 3-4 दिनों से टॉप ऑफिशियल से मुलाकात हो रही है, जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स अलग अलग एरिया के हैं, डिफेंस के भी हैं। और ये एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है वो ये है यहाँ पे प्राइमरीली कि जापान एक डिक्लाइनिंग पावर है। डिक्लाइनिंग पावर जो कभी जिसका कोई एम्पायर होता है वो जब डिक्लाइन कर रहा होता है एज ए सिविलाइजेशन, देखिए जापान का सॉफ्ट पावर भी अब डिक्लाइन कर रहा है और हार्ड पावर भी डिक्लाइन कर रहा है। हार्ड पावर तो बहुत पहले से डिक्लाइन कर रहा था। सॉफ्ट पावर एक ज़माने में एटलीस्ट जापान को लोग क्वालिटी का प्रतीक और उसके कल्चरल जो यानी आइकॉन्स हैं उसको दुनिया में लोग तस्लीम करते थे, लेकिन उसको अब धीरे धीरे वहाँ पर उसको साउथ कोरिया ने रिप्लेस कर दिया है। तो सॉफ्ट पावर में भी उसका डिक्लाइन और हार्ड पावर में भी डिक्लाइन है। जब ऐसा डबल डिक्लाइन होता है किसी भी एम्पायर का, तो वो साइबर रटलिंग करता है, यानी वो कोशिश करता है कि वो किसी तरह अपने आप को रीस्टैब्लिश करे, और रीस्टैब्लिश करने के लिए वो ये कोशिश करता है कि वो धमकियां देता है, वो अटैक, इस तरह की बातें करता है। जापान मेरे ख्याल से उसको खुद अंदाज़ा नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा अपने आंकता है अपने ताकत को, और वो मेरे ख्याल से उसके लिए मुश्किल साबित होने वाली है। अगर ताइवान के है, हालांकि यहाँ पर जो चीनियों से बात करके ऐसा लगता है कि वो अटैक करके ताइवान को अपने में विलय नहीं कराना चाहते, वो नेचुरल प्रोसेस से चाहते हैं कि ये विलय हो जाए, यानी वो मर्ज कर जाए, नेचुरल प्रोसेस से, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से हो जाए। लेकिन अगर जापान के शह में जो रूलिंग पार्टी वहाँ की डीपीपी है वो अनाउंस करती है कि हम अलग पृथक देश बनने की कोशिश कर रहे हैं, अलग देश बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं हो जाएगा रहेगा और अटैक वो करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जापान का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि साइबर रेटलिंग अपनी जगह है, लेकिन अभी तो ना तो उसकी दिफाई कैपेबिलिटीज़ वैसी हैं और ना ही उसकी इकॉनमी अभी उस लेवल की, ना उसकी प्रोडक्टिविटी, ना उसका इंडस्ट्रियल सपोर्ट, कोई भी चीज़ इस तरह की नहीं है जिससे वो चाइना से आज के दिन में टक्कर ले सके। तो साइबर रेटलिंग ज़्यादा, जैसा मैं देख रहा हूँ कि हर बार जब एक प्रधानमंत्री वहाँ पे वज़ीर आज़म जब इस्तीफ़ा देता है तो अगला वज़ीर आज़म उससे फर्दर दाएं बाजू का आ जाता है, तो ये दाएं बाजू की तरफ ही शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो उनके पॉलिसीज़ में भी नज़र आती है। इस सारे मामले में अगर देखते हैं तो चाइना की बढ़ती हुई फौजी सरगर्मियाँ और जापान का दिफाई बजट में इजाफा, क्या ये इंडो पैसिफिक ख़ित्ते में कुछ असरात पड़ सकते हैं इसके आगे आने वाले दिनों में? देखिए, जापान का डिफेंस बजट बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स डिफेंस बजट जापान पे बहुत तरह की एक रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, खासकर उनका जो रोल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो एक रीमिलिटराइजेशन की कोशिश जापान की हो रही है। लेकिन रीमिलिटराइजेशन के में पैसा ही सिर्फ आपने दिफाई बजट को बढ़ा दिया, ये अपने आप में इनफ नहीं है, उसमें और भी उसके कुछ चीज़ें हैं जो करनी पड़ती है। जैसा मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल बेस अब जापान का श्रिंक कर रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा श्रिंक कर रहा है, एजिंग पॉपुलेशन है, तो एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को सस्टेन करने के लिए जो फंड्स और जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और जो डेमोग्राफिक कैपेसिटी चाहिए वो अब जापान के पास नहीं है। यानी देखें, इसमें हमें इकोनॉमिक्स में बहुत बेसिक पढ़ना पड़ता था, तो चूज़ बिटवीन गन एंड बटर एग्जाम्पल देते थे कि सेम रिसोर्सेज है, तो एक देश डिसाइड करता है कि वो बटर बनाएगा या बंदूकें बनाएगा। बटर, जब शांति होती है तो रिसोर्सेज बटर की तरफ जाते हैं, कहने का मतलब कि उन चीज़ों पे जाते हैं जिनका घरेलू यूज़ है,
और जब अशांति होती है तो रिसोर्सेज जो हैं वो गन की तरफ जाते हैं, वो असलहे की तरफ जाते हैं। तो ये जो गन और बटर का जो एक वो है, ये जो लाइन है, इसमें जापान अगर गन को चूज़ कर रहा है, असलहों को चूज़ कर रहा है, तो जाहिर है कि वो बटर के कॉस्ट पे होगा। अब मसला ये होता है कि जो पैसिफिस्ट सोसाइटी होती है, जहाँ जिसने वॉर नहीं देखी, अब जापान ने 45 के बाद तो कोई वॉर देखी नहीं है, तो आप समझ लें कि 80 साल तकरीबन आपने वॉर नहीं देखी है। तो आपके 2 जनरेशन्स ऐसे हैं जिसके वॉर के बारे में जिनको कुछ नहीं पता, तो वो पैसिफिस्ट हो गई हैं। जो सोसाइटीज़ पैसिफिस्ट हो जाती हैं, उनको अगर आप वॉर की तरफ धकेलेंगे, उनको आप बोलेंगे कि रिसोर्सेज हम बटर से असलहों की तरफ, गन्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो रिएक्ट करती हैं, वो उसको पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करती हैं क्योंकि उसको आदत नहीं है। तो जापान के लिए सिर्फ दिफाई बजट मामला नहीं है, इसको भी पार पाना होगा, और ये मुझे नहीं लगता है कि आसान काम है, ये ईजियर सेड देन डन। ये थे हमारे मेहमान मुअज़्ज़ज़ जनाब सौरभ कुमार शाही साहब के ख़यालात। हमेशा की तरह आखिर में मैं नाज़रीन और सामाईन से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी आरा ज़रूर हमें इरसाल करें, ताकि इस प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को मज़ीद दिलचस्प और मानेखेज़ बना सकें। हम अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे एक नए ज़ाविये और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपनी मुस्बत सोच को ज़िंदा रखिए और प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को देखते रहिए।